गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, टेक्नोलॉजिकल यानी कि प्रौद्योगिकी, इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत सुधार। यानी कि भारत क्या है, इट वॉज मैंशनड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी भारत लगभग हजारों सालों से कृषि करता चला आ रहा है, लेकिन इसमें प्रौद्योगिकी और टेक्निकल के मतलब कि टेक्निकल स्थिति में क्या सुधार किए गए और क्या नहीं किए गए, इसके बारे में हमें देखना है। देखिए, सस्टेन यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव hindered द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यानी कृषि तकनीक में कृषि का जो विकास है, ये जो कृषि का जो विकास है वो व्यापक पैमाने पर हमारा नहीं हो पाया था। यानी उसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, यानी उसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की हमारे परिवर्तन हमको जरूरत थी। इन स्पाइस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। कहने का मतलब क्या है, ये इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी ना, इतनी साधन होने के बाद भी लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी देश के जो बड़े बड़े पार्ट थे वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं थी। इस कारण देयर फार्मर्स हैव बीन डिपेंडेंट ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। यानी वहाँ के किसानों को मानसून पे निर्भर होना पड़ता था और नेचुरल फर्टिलिटी की आवश्यकता थी। In order to carry on their agriculture for a growing population, this was a serious challenge। ठीक है। यानी कि ये जो चैलेंज था, फर्टिलिटी की जो चैलेंज थी और मानसून यानी कि इरिगेशन की जो चैलेंज थी, ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स livelihood for more than 60% of its population need some serious technical and institution reform। यानी कि भारत की लगभग 60% से अधिक, ठीक है, यानी कि भारत में लगभग 60% से अधिक जीविका जो थी वो कृषि पर डिपेंड थी, और इस कृषि को सीरियस तौर पे यानी कि यह टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बहुत ही बेहद ज़रूरत थी। इस प्रकार thus इस प्रकार कलेक्टिवेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड abolition of जमींदारी, ठीक है, were given priority to bring institutional reforms country after independence। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद ना, स्वतंत्रता के बाद क्या किया कि कलेक्टिवेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि जमीन को चकबंदी के माध्यम से एकत्र किया गया। ठीक है, यानी कि जो हमारी पुश्तैनी जब होती थी तो जमीन को चकबंदी के माध्यम से एकत्र किया गया, कॉपरेशन सहकारिता के माध्यम से एकत्र किया गया, और अबॉलिश ऑफ जमींदारी यानी जमींदारी की जो व्यवस्था थी उसको निरस्त की गई। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 years प्लान। यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारी जो फर्स्ट ईयर जो प्लानिंग बनी, पहली पंचवर्षीय की ये योजना की जो प्लानिंग बनी, उसमें क्या किया कि नेसेसिटी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी उसमें चकबंदी की व्यवस्था लगाई गई। चकबंदी का मतलब कि हमारे जो जमीन होते थे वो जगह जगह होते थे ना, तो उन सारी जगहों को कलेक्ट करके एक जगह पे जमीन रखने की व्यवस्था बनाई गई। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वेयर इनेक्टेड। लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार कानून बनाए गए, बट लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाज लेकिंग और ल्यूकवार्म, लेकिन इस कानून में थोड़ी ढील कर दी गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in the 1960 and 1970। यानी 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने जमीन सुधार यानी कि भारत सरकार ने भूमि सुधार कानून को लागू किया। द ग्रीन रिवॉल्यूशन based on the use of package technology, and the white revolution operating ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, यानी कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी वो पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। सम ऑफ स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि भारतीय कृषि में 1960 से 1970 के दशक में कुछ बेसिक तौर पर इम्प्रूव किए गए, सुधार किए गए, बट लेकिन दिस टू लेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज।
लेकिन ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो हमारी इम्प्रूविंग हुई, ये कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही हुई। इस प्रकार इन द 1980 एंड 1990 यानी 1980 और 1990 के दशक में कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भूमि सुधार प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट यानी कि भूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है, भूमि विकास कार्यक्रम को बनाया गया। Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease established of Grameen banks, cooperative societies and banks are providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest where some important steps in this direction। यानी कि जब ये हमारा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल यानी कि संस्थागत और प्रौद्योगिकी दोनों सुधार लॉन्च किए गए। ठीक है, और क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, जैसे कि सूखा वगैरह पड़ जाता था और या बाढ़ की समस्या आ जाती थी या साइक्लोन चक्रवाती आते थे, आग लग जाती थी, बीमारियां जब हो जाती थी फसलों के लिए, ठीक है, तो उनके लिए हमारे ग्रामीण बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या अदर किसी बैंक से हमें लोन की फैसिलिटीज मिली। ठीक है, फार्मर एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि किसान को खेती बाड़ी करने के लिए उसको लोअर रेट पर यानी कि कम ब्याज पर उन्हें पैसे मिलते थे। सम इम्पोर्टेंट स्टेट्स इन दिस डायरेक्शन, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, केसीसी आप लोग जानते हैं, जैसा कि सबके पास केसीसी बनता है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम यानी कि एक व्यक्ति की दुर्घटना जीवन बीमा भी बनाया गया। और सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार के द्वारा केसीसी और पैस ना, ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं लॉन्च की गई। इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स यानी किसानों को इससे बहुत सारे फायदे होने लगे। मोर इवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम और फार्मर वेर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से किसानों के लिए एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी चलाए गए। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना, यानी कि सरकार समय समय पर फसलों की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती थी उसको भी वो प्रोसीड करती थी, मतलब कि लागू करती थी। फार्मर्स बाय स्पेशलिस्ट एंड मिडिल लेवल, यानी कि इस तरह से हमारे फार्मर्स से क्या किसानों की क्या हुआ, थोड़ा बहुत फायदा होने लगा। जैसे केसीसी उनको मिल जाती थी, अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो केसीसी से वो अपनी फसलों को आसानी से मार्केट तक पहुंचा लेते थे और पैदा कर लेते थे। टैक्स क्या था, अगर किसान अपनी खेती बाड़ी करते वक्त बाई दो उसकी दुर्घटना हो जाती थी तो किसान के परिवार को दुर्घटना बीमा का लाभ मिल जाता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूदान या ग्राम दान। देखिए महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज द स्पिरिचुअल हीयर। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही। ठीक है, भूदान यानी ग्राम दान, भूदान एक लेख भी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे के साथ मिलकर डिक्लेयर क्या किया था, ही आल्सो पार्टिसिपेटेड सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह में भाग लेने के लिए कहा था। सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रह, ही वाज वन ऑफ द वेटरीज Gandhi's concept of Gram Swaraj. After Gandhi's martyrdom, विनोबा भावे अंडरटूक पदयात्रा। ठीक है, यानी कि गांधी जी के ग्राम स्वराज ना, गांधी जी के ग्राम स्वराज या ग्राम स्वराज के बारे में सुनकर के विनोबा भावे ने अंडरटूक, विनोबा भावे ने इसको लेते हुए पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री, यानी कि विनोबा भावे ने पद यात्रा की शुरुआत की जिससे गांधी जी के संदेश को वो पूरे देश तक फैला सकें। वंस एक बार व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चरर एट पाचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, एक बार वह आंध्र प्रदेश के पाचमपल्ली में ये संवाद कर रहे थे। सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेल बीइंग, वहाँ के सम पुअर यानी कुछ गरीब आदमी जो थे, भूमिहीन जो गरीब किसान थे, उनके डिमांड हो गई सम लैंड की, कुछ जमीन में मांगने लगे जिससे उनकी इकोनॉमिक जो लाइफ है वो वेल तरीके से चल सके। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस, विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस यानी जमीन को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ऐसा वो वादा नहीं कर सके। गवर्नमेंट इंडिया रिकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटूक कोऑपरेटिव
फार्मिंग, ठीक है। यानी कि भारत सरकार सहकारिता विभाग के जरिए ना, भारत सरकार सहकारिता विभाग के जरिए रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम, भारत सरकार जो थी वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के जरिए उनको जमीन प्रोवाइड कर सकती है। सडनली अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to be distributing among 80 landless villages, ठीक है। इन्हें अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी इस बारे में जब सुनते हैं तो वे क्या करते हैं, ऑफर 80 एकड़ ऑफ लैंड, 80 एकड़ लैंड को उन्होंने 80 लैंडलेस विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान, ये एक्ट यानी यह कार्य उनका क्या कहा, भूदान के नाम से ये कार्य जाना गया। लेटर बाद में ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया, बाद में उन्होंने इस आइडियाज को पूरे भारत में उन्होंने फैलाया। सम जमींदार, कुछ जमींदार ओनर्स ऑफ मेनी विलेज ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजर्स अमंग द लैंडलेस, इस प्रकार से बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्टेट में जो भी हमारे जमींदार थे वे अपनी जमीन के कुछ टुकड़ों को कुछ गांव के लैंडलेस विलेजर्स में बांट देते थे। इट वाज नोन